हेलो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जो भी लोग में सुन रहे हैं। मैं नाम उत्कर्ष सिंह है। अपने प्यार से ने खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। आज हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। सो कहते हैं हिंदी वालों के लिए औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य रहा है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति हिंदी वालों के लिए। तो इसको सबसे पहले ये जहां स्टार्ट हुआ था ये वो यूरोप थे, और यूरोप के किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। अब ये इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति क्यों स्टार्ट होती है वो भी हम देखने का काम करेंगे डिटेल में। ये भी हमें पढ़ना है कि इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति क्यों स्टार्ट होती है। ठीक है, क्यों इंग्लैंड ही वो जगह है? क्यों जर्मनी में नहीं हो गई? क्यों फ्रांस में नहीं हुआ? क्यों समय न्यूजीलैंड में नहीं हुआ? स्विट्जरलैंड में नहीं हुआ? क्यों ऑस्ट्रिया में नहीं हुआ? क्यों वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई? इसका कारण क्या है ये भी हम देखने का काम करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या क्लियर हो रहा है? कि जो काम है पहले वो हैंड से, इंसान जो था वो मैनुअल लेबर की तरह काम करता था। मतलब हम शिल्प का उद्योग करते हैं तो उसमें हाथ की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे? मैनुअल लेबर की तरह हम काम कर रहे थे। लेबर की तरह मतलब हाथ से काम कर रहे थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था उसके पहले हम क्या कर रहे थे? हाथ से काम कर रहे थे। ठीक है, तो मैनुअल लेबर से अब यहां पर मैनुअल लेबर मतलब जो काम हस्त से हो रहा था, हाथों से हो रहा था, उस काम को हाथों से शिफ्ट करके अब जो काम है वो क्या हो गया? मशीन पे होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आया वो ये लेकर आया कि हम मैनुअल लेबर से मशीन्स पर क्या हो गए? पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए। क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। जैसे क्या होता है, कोई चीज का शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहां पर हम हाथ से मशीन्स पर आ गए। तो अब जो पहले जहां वर्कर्स हाथ से काम किया करते थे, अब कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ज्यादा काम जो है वो वहां पर मशीन्स करने लग गई। ठीक है, यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये जो टर्म है, इस टर्म को कॉइन किया है अर्नोल्ड टॉयनबी ने। एक इंसान है, एक व्यक्ति है, इनका नाम है अर्नोल्ड टॉयनबी। अर्नोल्ड टॉयनबी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म को क्या किया है? कॉइन किया है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग अगर टाइमलाइन देखेंगे तो ये 1750 के आसपास स्टार्ट हुआ है। वैसे इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन 1750 हम मानते हैं। 1780 भी कई किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, अब एक शब्द यहां पर है, इस शब्द को थोड़ा समझते हैं। ये शब्द है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, अच्छा रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंज मतलब जो तुरंत जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस। तो ग्रेजुअल चेंजेस मतलब आकस्मिक चीजें, जो चीजें चेंज हो गई। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक एग्जांपल है। यहां पर हम रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री की जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ब्लैक रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन भी हुआ, व्हीट रिवॉल्यूशन हुआ, राइस रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे रिवॉल्यूशन अलग अलग, मिल्क रिवॉल्यूशन भारत में आया। अलग अलग रिवॉल्यूशन मतलब एक ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंज का मतलब ये है कि वो हम अपनी दोबारा वो अपनी पुरानी वाली कंडीशन पर हम ना जा सके, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हम अपनी पुरानी कंडीशंस को ना पा पाए, हम एक समय काल के बाद वो चीजें चेंज हो जाए। जैसे रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति होता है हिंदी वालों के लिए, क्रांति। तो ये ऐसी क्रांति है, हम अपने पहले के समय से आज के समय में मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आए, और प्रेजेंट में वो चीजें पूरी तरीके से चेंज हो गई और हम अपने पास में दोबारा नहीं जा सकते। मतलब हम अगर मैनुअल लेबर से पहले काम कराते थे, अब हम मशीन्स पर आ गए, तो हम फिर मशीन से मैनुअल लेबर पर नहीं जा सकते, कोई भी चांस नहीं है इसका। ठीक है, तब जाएंगे जब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जैसी सिचुएशन होगी, तब जा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं जब जहां मशीन से मैनुअल लेबर पर चले जाए। हमेशा देखेंगे तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या होता है? छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ होता है। ठीक है, हम डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। रिवॉल्यूशन जो टर्मोलॉजी है
इसको कई लोग कहते हैं कि रिवॉल्यूशन ना कहकर इसको डेवलपमेंटल प्रोसेस कहा जाए। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबे समय काल तक क्या होता है, चलता है। कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। कोई चीज अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी लिखा जाता है, ठीक है। कई किताबों में लोगों ने इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा, ठीक है। तो इसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। हल्का सा स्क्रीन क्योंकि काफी देर से लिख रहा हूं तो वो इसलिए हल्का सा रिंग कर रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होता है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, थ्रू आउट लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। कोई एक बारी में ये डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का क्या होगा, हमेशा टेक्नोलॉजी का क्या होगा, एडवांसमेंट हमको देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना टेक्नोलॉजी जो पहले थी वो अभी भी है, नहीं। कंप्यूटर में बहुत सारे जनरेशन आ गए, ठीक है। पहले विंडोज था, धीरे धीरे उसमें क्या हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चेंजेस हुए। अभी और उसमें कंप्यूटर्स में भी अभी चेंजेस हो रहे हैं। पहले कंप्यूटर सपोज करो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है। अब एकदम छोटू सा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर छोड़ो, अब क्या हो गया, लैपटॉप आ गया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होता है, ये भी एक फैक्टर है। जैसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की देन है, कह सकते हैं, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्लियर है सभी को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है। चलिए, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है। तो पहला जो टॉपिक है वो औद्योगिक क्रांति है। इसके बाद आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे जो मेन टॉपिक्स में आएगा। अमेरिकन सिविल वॉर, रिवॉल्यूशन हो गए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये लंबी प्रक्रिया है। यहां से बुलियनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। बुलियनवाद कहा जाता है हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए बुलियनिज्म कहा जाता है। तो बुलियनवाद या बुलियनिज्म क्या होता है हम लेटर में डिस्कस करेंगे। पहले आज हमको डिस्कस करना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है, ये हमारा, ठीक है, पीडीएफ है। चलिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार, इंग्लैंड के इकोनॉमिक हिस्टोरियन, इनका नाम है ऑल्नर टॉइनबी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है ऑल्नर टॉइनबी ने किया था। इनके अनुसार औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को तीव्र गति से प्रभावित किया। वस्तु औद्योगिक क्रांति तत्कालीन उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन को बताती है। किस चीज को बताती है, आमूलचूल परिवर्तन को बताती है। कौन सा परिवर्तन, आमूलचूल, अभी नीचे देखते हैं, ठीक है। जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर, मैंने बताया था मैनुअल लेबर, हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से, मशीन से काम लिया जाने लगा। इस प्रकार औद्योगिक संगठनों में भी परिवर्तन हुआ। एकदम सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हिंदी वालों के लिए एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, कि हस्तशिल्प के स्थान पर अब हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति संचालित यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। मैनुअल लेबर से हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। The term industrial revolution was first used by the English economic historian Arnold Toynbee. According to him, English मतलब इंग्लैंड के वासी थे, तो इंग्लैंड के वासी हैं इंग्लिश। और इकोनॉमिक हिस्टोरियन, जैसे अलग अलग प्रकार के हिस्टोरियन होते हैं, जैसे सोशल हिस्टोरियन होते हैं, पॉलिटिकल हिस्टोरियन होते हैं, कल्चर हिस्टोरियन होते हैं, रिलीजियस हिस्टोरियन होते हैं, उसी प्रकार से इकोनॉमिक हिस्टोरियन ये कैटेगरी है। हिस्टोरियन में भी बहुत सारे हिस्टोरियन होते हैं। जैसे मैंने मेरा सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन था वो सोशियो कल्चर में था, ठीक है। तो मैं सोशियो कल्चर हिस्टोरियन हो सकता हूं, ठीक है। मैंने जो थीसिस लिखी है पीएचडी में वो सोशियो कल्चर के ऊपर है, तो मैं सोशियो कल्चर हिस्टोरियन कहलाऊंगा, ठीक है, वो होता है, ठीक है। चलिए,
According to him, the Industrial Revolution profoundly impacted human life. In essence, the Industrial Revolution was a radical transformation. हमने बात किया आमूलचूल परिवर्तन की, यहां पर ये बात कर रहा है किसकी? रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। वही मैंने जो ग्रेजुअल चेंज बोला, मैंने कहा लिखा है ग्रेजुअल चेंज या रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम ग्रेजुअल चेंज कह सकते हैं या रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। चलिए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम, रिप्लेसिंग हैंडीक्राफ्ट मतलब मैनुअल लेबर, हैंडीक्राफ्ट विथ पावर ड्राइवन मशीनरी सेक्टर। दिस इन टर्न लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इसने इंडस्ट्रीज में क्या किया? सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। कुछ विद्वानों ने औद्योगिक क्षेत्र में हुए इस परिवर्तन के लिए क्रांति के स्थान पर विकास शब्द का प्रयोग किया है। कई बार क्रांति के स्थान पर डेवलपमेंट या फिर विकास शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये कहा जाता है कि हर बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। Some scholars have considered the term development more appropriate than the revolution. Development शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो आप कह सकते हैं ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। क्लियर है? अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या दिया हुआ है? इंग्लिश में सही दिया है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर्स इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लिश में अच्छा लिखा है, इसमें स्पेलिंग हिंदी वालों के लिए गलत है। लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ये बुक लिखी है अर्नोल्ड टॉयनबी ने। में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरना विकास को सतत प्रक्रिया है। मैंने स्टार्टिंग में यही चीज समझाई है, फिर से देखते हैं। देखिए, clearly state that the industrial revolution was not a sudden event. सडन नहीं है, तुरंत नहीं हुई, rather a continuous process of development, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज मैंने बताया था यहां पर कि ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, आकस्मिक चेंजेस, ठीक है। लेकिन यहां पर बताया ये जा रहा है, यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर ये लिखा गया है कि सडन इवेंट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, जो आप डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जैसे नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे दो चीजें होती हैं, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से नाप सकते हैं। अब क्वांटिटी से नापना है तो हाइट और वेट तो एक समय के बाद रुक जाती है। हाइट कहा जाता है लोग की 17-18 तक होती है। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब जैसे नॉलेज है, सपोज कीजिए नॉलेज है, किसी के पास नॉलेज है। अब कोई पढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा कई सालों से पढ़ रहा है, कोई स्कॉलर है, वो हमेशा पढ़ रहा है धीरे धीरे। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज को गेन करने के लिए आप बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे, बहुत सारे ज्ञान को रखेंगे खुद के अंदर, और तब भी जो नॉलेज है वो क्या होगी आपकी? धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो समय के साथ क्या होगा? टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ जो नॉलेज है वो क्या होती है? बढ़ती जाती, इंक्रीज होती है। नॉलेज समय के साथ बढ़ती है, घटती है? कभी घटती भी है क्या नॉलेज? नहीं घटेगी नहीं। कोई चीज छोड़ दोगे तो भूल जाएगा, लेकिन फिर पढ़ोगे तो वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी। यहां पर टाइम के साथ नॉलेज क्या हो गई? बढ़ी। और जो नॉलेज है मैं वो समझाना चाहता हूं कि नॉलेज क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। नॉलेज ऐसा नहीं है कि कभी भी, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, जेएनयू में, ठीक है, वो कहते हैं, एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सर्व ज्ञान है, हमें सब कुछ आता है। कभी भी आप किसी भी बेहतर स्कॉलर से या प्रोफेसर से बात करेंगे तो वो एक चीज कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनिए, वो कहेंगे कि हमें अभी हम सीख रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं।
आप क्या कर रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। जो टीचर होता है या जो प्रोफेसर होता है, कोई भी जो भी है ना, सब सीख रहे हैं, सब लोग हम लोग सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत आपको कम आता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। क्या सीखना या सिखाना कभी रुक सकता है? क्या नहीं, कभी रुकेगा थोड़ी ना। हम हमेशा नई चीजों को सीखते रहेंगे। हो सकता है कोई 5 साल का बच्चा कोई ऐसी चीज जानता हो जो हमें ना पता हो, ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि हमें इन्फिनिटी नॉलेज है, हमें इतनी नॉलेज है कि हम मास्टर अपने सब्जेक्ट के, ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े हिस्टोरियन है हिस्ट्री के, वो ये बोलते हैं कि हमें नॉलेज अपने सब्जेक्ट की है लेकिन थोड़ी सी नॉलेज है। मतलब नॉलेज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हमेशा हमको नॉलेज को गेन करना चाहिए। कभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमें नॉलेज का एंड हो गया, नहीं, किसी चीज का कोई एंड नहीं होता। हमेशा आपको नई चीजों को सीखना चाहिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए पेश है हमारा सारथी बैच। सारथी देगा साथ। अब हर बच्चा कहेगा सेमेस्टर में टॉप BLLB। सेकंड सेमेस्टर के लिए 100% सिलेबस कवरेज है। मेंटरशिप, DPP, MPYQs आपको मिलेंगे 24/7। डब सपोर्ट भी मिलेगा। प्राइस इसकी है 699। जल्दी से जाके हमारे बैच में एनरोल कीजिए। हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल नाम से, उसको इंस्टॉल कीजिए और हमारा जो बैच है सारथी, जल्दी जल्दी जाकर के उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए फॉर्मेलिटी वाले काम हो गए सभी के सभी। अब हम आते हैं टॉपिक पर। 18वीं सदी के मध्य में हुई औद्योगिक क्रांति का यूरोपीय इतिहास में युग विभाजक महत्व है। युग विभाजक महत्व मतलब युग विभाजक। The Industrial Revolution, which began the mid in the 18th century, holds epoch-making significance in the Europe history। मतलब बहुत बड़ा एक रोल है। epoch-making मतलब होता है युग विभाजक, मतलब बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों के बीच में एक ईयर आता है जो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये ट्रांजिशनल फेज होता है। जैसे 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। ये क्या है, युग विभाजक महत्व बताता। मध्यकालीन से इतिहास चेंज होता था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या होता है, युग विभाजक महत्व हमको देखने को मिलता है। सामान्य संदर्भों में औद्योगिक क्रांति को उद्योग के क्षेत्र में होने वाली तीव्र विकास के स्तर को देखा जाता है। तीव्र विकास मतलब मुझे लगता है फास्ट होता है, फास्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं। हाँ, फास्ट या रैपिड डेवलपमेंट यहां लिखा गया। फास्ट डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट के स्तर पर परिभाषित किया जाता है, परंतु वास्तव में यह सिर्फ उत्पादन के तीव्र विकास से संबंधित नहीं थी। वास्तव में क्या है, उत्पादन के तीव्र विकास संबंधित नहीं है, वरना एक क्रांति थी, एक क्रांति भी थी। Why commonly defined as a period of rapid development in the industrial sector, the industrial revolution was not merely about rapid growth in production, it was in fact a revolution। ये कोई production नहीं था, it is in rapid growth। It is in rapid growth in what? It is in rapid growth in production, in fact it is called a revolution। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है किस चीज में, प्रोडक्शन में। जैसे पहले एक घंटे में 50 चीजें बनती थी, अब एक घंटे में 500 चीजें बन रही हैं। तो रैपिड ग्रोथ हो गया किसमें, प्रोडक्शन के लेवल पर। यह क्रांति का तात्पर्य है कि औद्योगिक क्रांति अपने उदर विकास से प्रभाव तीनों स्तर पर विविध आयामी और दूरगामी थी। यह सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, वरना सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों से भी जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Here the term revolution implies that the industrial revolution was multifaceted and far-reaching in its origin. Development and impact, it was not merely an economic phenomena but was also intertwined with social, political and cultural context। क्या कहना चाह रहा है इतिहासकार, इसको समझते हैं। देखिए, अब जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से वृद्धि हुई और जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है इंग्लैंड का, वो अच्छा हुआ। ठीक, तो इकोनॉमिक फायदा हुआ। इकोनॉमिक सेंस में देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में तो फायदा हुआ, लेकिन सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में भी फायदा नहीं हुआ। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से समाज भी क्या हुआ, चेंज हुआ। सोशल चेंजेस भी आए, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, कई सारे कल्चर चेंजेस भी आए। इसने हर स्फीयर को क्या किया, चेंज किया। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ,
या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमको देखने को मिला, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हर चीज को क्या किया, हर चीज को पूरी तरीके से क्या किया, चेंज किया। सिर्फ इकोनॉमी चेंज नहीं की, सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं बदलाव किया, इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और कल्चरल, कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या किया, आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। ठीक है, परिवर्तन समय के साथ धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन एक बार में होता है, फिर धीरे धीरे और भी चीजों में क्या होते हैं परिवर्तन। जब समाज समझो, सोशल सोशल अब यहां पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एक खासियत जो सबसे बड़ी ये है कि वो कहां होगा, अर्बन में होगा। अर्बन मतलब कहां पर होगा, शहर में होगा। ठीक है, गांव देहात में नहीं होगा। तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, रूरल एरिया से माइग्रेट करके कहां आएंगे, शहरों की तरफ आएंगे। रूरल एरिया से लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करके कहां आएंगे, शहरों की तरफ आएंगे। अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा क्या करेंगे, आएंगे। तो इससे क्या होगा, शहरों में क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। शहरों की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या है, एक सोशल कंडीशन है, सोशल रीजन है। ठीक है, इस पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रभाव पड़ा वो समाज के ऊपर भी तो पड़ा। ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला बस कि आर्थिक क्षेत्र में पड़ा, नहीं, समाज पर भी तो प्रभाव पड़ा भाई। समाज भी तो इससे चेंज हो रहा है। रूरल एरिया से लोग ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया में आए, पॉपुलेशन बढ़ी। अब यहां पर बहुत सारे वर्ग देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत सारे जो खेती और मजदूरों का जो वर्ग है, जो शिल्पियों का वर्ग है, वो आपको सम्मिलित मिलेगा कहां पर, अर्बन एरिया में। तो जो सामाजिक ढांचा है वो क्या होगा, चेंज होगा। सोशल जो स्पीयर है वो क्या होगा, चेंज होगा। आप, मुझे लगता है मेरी बात को समझ गए होंगे, मैंने एग्जाम्पल से बस समझाया है। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। ठीक है, चलिए, एक क्षेत्र में नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी में है। इंटरवीड विद सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले उसके पहले क्या चीजें हुई है ना, वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड को जानना है तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 के बाद होता है। उसके पहले इंग्लैंड में क्या चल रहा है, क्या स्थिति इंग्लैंड में है, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो हमको उसका पास नहीं पता चलेगा। इतिहास को समझने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, पास्ट और प्रेजेंट को क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए। बहुत लोग को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, आज जाकर इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। अपने पुराने की चीजों को देखिए, पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, आप खुद के साथ भी समझ सकते हैं। अगर आप बहुत पढ़ाई में कमजोर रहे होंगे 7th 8th में 9th 10th में, आपके जीवन में पहले क्या चीजें थी और आज की क्या चीजें, अगर आप टॉपर हो गए होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए होंगे, क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में, आप देख सकते हैं वो परिवर्तन। ठीक है, तो अपने बैकग्राउंड में क्या है, अपने पास्ट को समझिए। अपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उन गलतियों से प्रेजेंट को क्या कीजिए, अपना अच्छा बनाइए। प्रेजेंट को हम अपने अच्छा बना सकते हैं किस आधार पर, पास्ट के आधार पर। पास्ट में जो गलतियां की हैं वो गलतियां क्या करनी है, दोबारा वो गलतियां कभी नहीं करनी है। पास्ट में जो गलतियां कर ली, उन गलतियों से सीख करके हमें प्रेजेंट में, अपने आज में क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड मतलब उसका पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या है, वो बातों को देखने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से अनेक रूपों में आधुनिक यूरोप से प्रारंभ होता है, मॉडर्न यूरोप से प्रारंभ होता है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ को पूंजीवाद के वास्तविक प्रारंभ के रूप में भी देखा जाता है। पूंजीवाद कैपिटलिज्म कहा जाता है, बहुत प्यारा टर्मिनोलॉजी है। ये शब्द सब आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, और इसमें से सबसे जो प्यारा टर्मिनोलॉजी आया सामने वो आया कैपिटलिज्म। ठीक है, बहुत प्यारा टर्मिनोलॉजी है। तो एक होता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। ठीक, इसके अलावा यहां पर हम पढ़ते हैं कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म में एक और होता है सोशलिज्म, कहते हैं समाजवाद। ठीक है, तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और भी बहुत होते हैं, लेकिन अभी आपको इस लेवल पर यही जानना है। अब जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर, जो बुर्जुआ वर्ग है,
समाज में एक पर्टिकुलर वर्ग जब राइट्स के बारे में बात करता है, जब प्राइवेट कंपनियां प्रभावित रहती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, महिंद्रा हो गई, वो प्रभाव डाल रही हैं सरकार के ऊपर, तो वो कैपिटलिज्म कहते हैं। मतलब कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल मतलब होता है पूंजी, निवेश, मनी का निवेश किया जाए एक पर्टिकुलर सेक्टर में। तो ये जो निवेश है मनी का, वो कौन करेगा? एलाइट क्लास करेगा, अमीर लोग करेंगे, धनी लोग करेंगे। क्या गरीब लोग कर सकते हैं? क्या नहीं, गरीब लोग के पास पैसे नहीं है, वो कहां से करेंगे? ठीक है, तो ये एलाइट क्लास क्या करता है? एलाइट क्लास अपने प्रॉफिट के बारे में बात करता है, उनका प्रॉफिट होना चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उनको बेनिफिशियरी बनाना चाहिए हर चीज में। ये कैपिटलिज्म है। कॉम्युनिज्म मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन लोग के लिए है, सबके लिए है, जो आम नागरिक है, जो जनता है, जो सामान्य वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, या जो बिजनेस क्लास है, जो कॉमन पीपल है, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। कॉम्युनिज्म बात करता है कॉमन लोगों की, ये बात करता है एलाइट क्लास की, ये बात करता है कॉमन पीपल या कॉमन क्लास भी कर सकते हैं। क्लास का मतलब होता है आर्थिक क्या उसकी कंडीशन है, तो ये कॉमन क्लास के बारे में बात करता है। ये लोअर क्लास कह सकते हैं। क्लास मतलब होता है पैसे से कम, ठीक है। और ये लोअर क्लास के क्या बात करता है? ये बात करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी टू ऑल। ये कहता है कि सब लोग समान होने चाहिए और सब में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। समाज में कोई धनी वर्ग ही नहीं होना चाहिए। समाज को इस तरीके से डिजाइन करो, चीजों को इस तरीके से रखो कि समाज में सब लोग एक स्तर पर हों, ना कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, ना कोई बहुत ज्यादा गरीब हो। क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अमीर समाज में हो जाएगा और कोई बहुत ज्यादा गरीब समाज में हो जाएगा तो दिक्कतें समाज में बढ़ेंगी। तो इक्वालिटी टू ऑल वाला कॉन्सेप्ट रखो, इक्वालिटी ऑल में रखो। और इक्वालिटी टू ऑल मतलब ये इकोनॉमिक टर्म्स में बताया मैंने, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में क्या रखो? इक्वालिटी रखो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो जाए, कोई बहुत गरीब हो जाए। ये इक्वालिटी की बात करता है, ये समानता की बात करता है कि सब सामान्य व्यक्ति हैं, सब लोग एक इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, सब लोग समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए, कैपिटलिज्म समझ गया क्या होता है आपको? आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि 15वीं शताब्दी के पुण्य जागरण से स्टार्ट होती है। पुण्य जागरण, रेनेसेंस कहा जाता है। अच्छा, रेनेसेंस क्या होता है? पुण्य जागरण हिंदी शब्द है। पुण्य को अलग करो, जागरण को अलग करो, ठीक है। एक बार मैं इसको देखो, पुण्य प्लस जागरण, ये क्या होता है? शब्द का मतलब पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, शब्द होता क्या है, ठीक है। एक मिनट, सुनो। फिर से जगे, पुण्य जागरण मतलब कभी हम सो गए थे, इसको कहते हैं रिवाइवल और बर्थ, न्यू बर्थ। फिर से जन्म हुआ मतलब एक समय काल था जब हम जगे हुए थे, फिर उस समय काल के बाद एक समय काल ऐसा आया इतिहास में जिस समय काल में हम सो गए थे और फिर सोकर हम फिर से जगे हैं। हमारा रिवाइवल हुआ है, हमारा पुण्य जागरण, फिर से हम जगे हैं, हमारा न्यू बर्थ हुआ है। इसी को कहते हैं रेनेसेंस। इसका मतलब ये है कि मिडाइवल सोसाइटी को, मध्यकालीन जो सोसाइटी है यूरोप में, उसको डार्क एज कहते थे। हम उस डार्क एज से फिर से किस पर आ गए हैं? डेवलपमेंट पर आ गए हैं, मॉडर्नाइजेशन पर आ गए हैं, ठीक है। हम उस डार्क एज को हटा करके अब मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है। जो बेसिकली पुण्य जागरण मतलब बेसिकली यूरोप में, यहाँ पर पहले के समय मध्यकालीन भारत में, यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च का शासन था। किसका शासन था? रोमन कैथोलिक चर्च। और सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो रोमन कैथोलिक चर्च की थी। रोमन कैथोलिक चर्च जो मानती थी, मतलब जो करना चाहती थी वही करती थी, किसी को मानती नहीं थी। जिस तरह से लोगों से ट्रीट करती थी वो मतलब बहुत बेकार तरह से ट्रीट करती थी। लोग उस समय, लोग के अधिकार नहीं हुआ करते थे, सभी कोई रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में थे, ठीक है।
इस काल को कहा जाता है डार्क एज, काला एज कहा जाता है, काला युग कहा जाता है। इस काले युग से रोमन कैथोलिक चर्च के कंट्रोल से जो मॉडर्न लोग हैं, जब बेसिकली कहानी है बहुत बड़ी, आपने सुना होगा ईस्टर्न रोमन एम्पायर के जब जो स्कॉलर, जब बाइजेंटीन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो बाइजेंटीन ईस्टर्न रोमन एम्पायर से लोग वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ शिफ्ट हुए, लोग वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आए और इटली में गए। इटली के बड़े बड़े शहरों में, वेनिस जैसे शहरों में लोग जाकर के बसे, और वो जो फिलोसफर्स हैं वो अपनी नॉलेज को ईस्टर्न रोमन एम्पायर से उठा करके ले गए कहां पर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। उसके बाद क्या आया, पुनः जागरण आया, रेनेसांस आया। आपने पढ़ा होगा, ये अलग पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, मैंने बस एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। 15वीं शताब्दी पुनर्जागरण से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न राजनीतिक, इसने राजनीति को भी चेंज किया, सामाजिक कंडीशंस को आर्थिक व सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों पर भी क्या थी, ये पूरी तरीके से आधारित थी। इसी को कहते हैं रेनेसांस। रेनेसांस के बाद आता है एज ऑफ रिफॉर्मेशन, एज ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। आपने ये सब पढ़ लिया होगा, मुझे जहां तक पता है ये बहुत आसान टॉपिक भी है, बहुत समझाना नहीं, मैं अलग तरह से समझाता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी, अगर मिल जाए आपको तो आप उनको देखिएगा, मैंने उसमें डिटेल समझाया क्या होता है, बहुत मैंने अच्छे समझाया, ठीक है, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। The Industrial Revolution, which began in the Great Britain in the mid 18th century, marks the beginning of modern Europe in many ways. The start of the Industrial Revolution is also seen as the true beginning of the capitalism. कैपिटलिज्म क्या होता है, एक बात आप समझ गए पूरी की पूरी। द बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रेनेसांस ऑफ द 15th सेंचुरी व्हिच वाज बेस्ड ऑन वेरियस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण इंग्लैंड में या यूरोप में पुनर्जागरण आया, और यहां पर पुनर्जागरण आने के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। हमारे यहाँ पुनर्जागरण रेनेसांस आया 17वीं 18वीं शताब्दी में, यहां पर कब आ गया, यहां पर 15वीं शताब्दी के अंदर ही आ गया है, ठीक है। ये देखो लिखा है 15वीं शताब्दी, यहाँ 15th होगा, ठीक है, यहाँ लिखो लिखा है 15वीं शताब्दी। हमारे यहाँ 17-18 सेंचुरी हो गया, 17th सेंचुरी हमारे यहाँ हुआ, यहाँ पर 15वीं शताब्दी में ही रेनेसांस आ जा रहा है। हमारे यहाँ रेनेसांस तब आया जब राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती जैसे लोग आए, ठीक है, उसी को कहते हैं रेनेसांस। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे होगे तो अभी समझा देता हूं। राजनीतिज्ञों में सामंतवाद का पतन हुआ, राजा पांच शक्ति के विकास के रूप में राष्ट्र राज का विकास हुआ। ब्रिटेन राष्ट्र राज के विकास का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्रिटेन क्या करता है, राष्ट्र और राज दो अलग अलग चीजें हैं, राष्ट्र एक अलग होता है, राज्य अलग होता है। तो राज्य और राष्ट्र अभी हम देखेंगे क्या होता है। ब्रिटेन राष्ट्र राज के विकास का आदर्श उदाहरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है, आइडियल उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक राज्य और राष्ट्र क्या होता है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल पेश करता है ब्रिटेन, ठीक है। इन राष्ट्र राज्यों ने अर्थव्यवस्था के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई है, सकारात्मक क्या निभाई है, भूमिका, पॉजिटिव रोल क्या किया है, निभाया है, ठीक है। सामंतवाद मतलब होता है फ्यूडलिज्म का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन सोसाइटी में बहुत जरूरी है। और जब आप पुनर्जागरण या रेनेसांस की बात करते हैं तो रेनेसांस काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो रहा डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, ये सबसे बड़ी उसकी पॉइंट मानी जाती है। जैसे सबसे ऊपर राजा के ऊपर कैथोलिक चर्चेस होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च, राजा के कई सारे स्टेट्स होते थे। जैसे राजा है तो राजा, अगर सपोज करो मोदी जी हैं या राजा प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट राजा है, उनके अंडर में 28 स्टेट्स पड़ते हैं। तो जो 28 स्टेट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोविंसेस होंगे। हर प्रोविंसेस में एक आदमी होगा, सो क्या कहा जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड कहा जाएगा। सो कहते हैं सामंत। राजा का क्या होता है, सामंत होता है। ये राजा से छोटा होता है लेकिन इसके पास खुद की सेना होती है, खुद का महल होता है, जो रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है, वो सब कौन देखता है, फ्यूडल लॉर्ड देखता है। तो सामंत जो थे वो लोग को बहुत प्रताड़ित किया करते थे। सामंत का जो सिस्टम है, फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से डिक्लाइन होता है, ठीक है। हमारे भारतीय समाज में राजपूतों में प्रथा थी, उसको भी क्या कहा जाता था, उसको भी कहा जाता था
फ्यूडलिज्म कहा जाता था। हमारे राजपूतों में जो सिस्टम था उसको भी फ्यूडलिज्म कहा जाता था, सामंतवाद कहा जाता था। बहुत बढ़िया टॉपिक है, किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। मध्यकालीन भारत जहां से स्टार्ट होता है वहां से मैं पढ़ाऊंगा। फ्यूडलिज्म के ऊपर किताब भी लिखी है डॉक्टर आर एस शर्मा ने, इंडियन फ्यूडलिज्म नाम से, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये जो फ्यूडलिज्म है ये यूरोप के सेंस में है, ठीक है, बातें वही होती हैं, बस वो नाम अलग हो गया, कुछ चीजें चेंज होती हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं। मैं जैसे समझाया वैसे ही है, ठीक है। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक वस्तुओं के उत्पादन का कार्य मनुष्य और पशुओं द्वारा होता था। 18वीं सदी में जो काम होता था उत्पादन का वो मनुष्य और पशु द्वारा किया जाता था, लेकिन उसी शताब्दी के लास्ट में उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाने लगा। इसीलिए औद्योगिक क्रांति को मशीनी युग की शुरुआत भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ द मशीन एज। इसको कहा जाता है मशीन्स एज का क्या कहा जाता है, उदय कहा जाता है। मशीन एज का बिगनिंग ऑफ द मशीन एज कहा जाता है, ठीक है। हालांकि पंप, छापखाना, चरखा आदि मशीनों इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं। उसमें छापखाना मिलेगा, चरखा मिलेगा, ये सब मशीनें हैं जो प्रमुख उदाहरण है मशीनी युग की। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुए, कोई भी चीज को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम, और बैकग्राउंड से भी पहले जो बातें हम देखते हैं वो किसी भी चीज को आप जब आंसर में अपने लिखो कॉपी में भी, तो कुछ बातों का ध्यान रखो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे पहले तो बैकग्राउंड, हमने अभी बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड उतना खैर जरूरी नहीं है लेकिन आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं। मतलब पहले की चीजें क्या है, बैकग्राउंड मतलब पहले की चीजें क्या है, पास्ट इवेंट्स क्या हुए उनको कहते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आता है बैकग्राउंड के बाद कॉसेस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई तो क्यों हुई, क्या कारण था, ठीक है, कॉसेस। फिर होता है इफेक्ट, इसका समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसको कहते हैं इफेक्ट। और लास्ट में आता है कंसीक्वेंसेस, उसके आगे चल करके क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या कंसीक्वेंसेस है। इफेक्ट और कंसीक्वेंसेस लोग कहते हैं लगभग सेम होता है, लेकिन इफेक्ट के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ा समाज के ऊपर, समाज में किस तरीके से परिवर्तन किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, इफेक्ट क्या हुआ और आगे उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, और उसमें क्या चेंजेस आगे किए जाने चाहिए, फर्दर ग्रोथ के लिए क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। आप चाहें तो सुझाव भी लिखकर दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 भागों में हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज आंसर को जब भी लिखने का कोशिश कीजिए, जैसे हमने टॉपिक लिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहले आपको सब्जेक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पहले बैकग्राउंड लिखिए, पहले की चीजें क्या है, कारण क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, और होने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ा समाज के ऊपर, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, कल्चर में क्या उसका इफेक्ट पड़ा, और आखिर में जाके उसका कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन क्या हुआ, आखिर में जाके आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर को आप ये 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और आपको इस पे अच्छे नंबर भी दिए जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छे आपको नंबर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं रीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रीजन, कोई भी चीज होता है, वही मैंने बोला ना, कॉसेस, रीजन को कहते हैं कॉस, क्या कारण क्या था, कॉसेस भी लिख सकते हैं, कॉसेस, ठीक है, कॉसेस ऑफ इंडस्ट्रियल या रीजन ऑफ। पुनर्जागरण से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। भौतिक एवं तार्किक विचारों की प्रगति से विज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान किया गया। रेनेसांस काल में भौतिक और तार्किक विचारों को लेकर आया गया, बहुत सारे विचारक मिलते हैं उस काल के हमको, रेनेसांस काल के, ठीक है। विज्ञान के विकास में तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किया। पुनर्जागरण ने क्या किया, जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हैं, बहुत सारे लोग ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज किए। वास्को डी गामा 1498 में भारत आ गया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूएसए खोज कर दी, जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड खोज कर ली, तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया खोज कर दी। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी।
ठीक है, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ गया। तो अलग अलग जगहों की क्या होने लगी, खोज होने लगी। अच्छा, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के पीछे भी बताया जाता है कि आपने रेनेसांस अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियन से, बाइजेंटीन एम्पायर के क्रिश्चियन एम्पायर से अब उस पर मुसलमानों का शासन होता है। महमद द्वितीय उसका शासक होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, महमद द्वितीय या तृतीय शासक होता है। ओटोमन सुल्तान होता है, इसका नाम होता है महमद द्वितीय। वो सुल्तान बन जाता है बाइजेंटीन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटिनोपल को कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, वहां से क्या होता है, पहले ट्रेड होता था, भारत की तरफ ट्रेड आता था, लेकिन अब यहां पर क्रिश्चियन की जगह अब यहां पर मुसलमान बैठ गए हैं, और मुसलमानों ने कहा है कि हम तुमको ट्रेड नहीं करने देंगे, ट्रेड करना है तो पैसा ज्यादा दो या तो अपना धर्म परिवर्तन करो। अब यहां पर लोगों ने क्या किया, नई नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की, और नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की तो लोग सी वॉयजेस, सी के थ्रू अलग अलग जगहों को क्या करने लगे, खोजने चले गए, वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए चले गए, वहां से प्रॉफिट कमाने के लिए चले गए। इसमें से जो सबसे पहला देश है जो भारत आया था वो कौन था, पुर्तगाल था। ठीक है, पोर्टुगीज थे। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे, पोर्टुगीज या पुर्तगाली कहा जाता है। और पुर्तगाली में कौन था, 1498 में कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। वास्को डी गामा कहां पे आया था, कालीकट में आया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट में आया था। कालीकट मॉडर्न डे केरला कोझिकोड में पड़ता है। ठीक है, समझ गए। चलो अभी पढ़ते हैं आगे। जिसके फलस्वरूप यूरोप के लोगों को भौतिक एवं मानव संसाधनों का एक वृहद स्रोत प्राप्त हो गया, कि भौतिक और मानव संसाधनों का क्या है, एक स्रोत पता चल गया। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। The Renaissance also encouraged geographical exploration which provided यूरोपियन विथ एक्सेस टू द वास्ट न्यू सोर्सेज और नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जब लोगों ने नई नई डिस्कवरीज की तो उन्होंने वहां का नेचुरल रिसोर्स भी ढूंढ निकाला। वहां पे खनिज होगा, जैसे वास्को डी गामा ने कोई नई कॉलोनी खोजी, भारत की खोज की, तो भारत में खनिज पदार्थ मिलेगा ना। अगर भारत पर अंग्रेज कंट्रोल करने लगेंगे तो यहां से खनिज पदार्थ, मिनरल मिलेगा, कोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। तो नेचुरल रिसोर्स और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव भी मिलने लगे। ठीक है, ये जो मानव हैं, ये मानव क्या करते थे, उनके देशों में जाकर के बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम करते थे। ठीक है, तो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस क्लियर है, एकदम डिटेल में समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई डिटेल में समझा सकते, एकदम पूरा खोल के आपको सारी चीजों को समझा रहा हूं। ठीक है, वाणिज्यवाद या व्यावसायिकवाद, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, क्रांति के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे यूरोप के व्यापारियों के पास बहुत अधिक धन संपदा संचित हो गई। व्यापार में पूंजी की आवश्यकता से अधिक धन संग्रहित हो चुका था। इस अधिशेष धन व्यापारिक पूंजी के औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका औद्योगिक विकास किया जाता है। The commercial revolution led to a tremendous increase in trade and commerce, resulting in accumulation of vast wealth by Europe merchants। ठीक है, एक समय काल था कि जो यूरोपियन मर्चेंट्स हुआ करते थे वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा रुपया हुआ करता था, और इसके लिए ये पार्लियामेंट में या वहां की जो लोकल संसद होती थी वो जो लॉस बनाती थी, नियम बनाती थी, वो उनके लिए ही बनाया जाता था, क्योंकि वो ब्राइब देते थे राजा को, और वो जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते थे उनको ब्राइब, घूस दिया करते थे। ठीक है, यूरोपियन मर्चेंट्स घूस देते थे कि उनके अधिकार में सारा का सारा क्या किया जाए, उनके अधिकार में सारा का सारे राइट्स उनके अधिकार में रखे जाए। ठीक है, ये कौन करता था, यूरोपियन मर्चेंट्स करते थे, जो अमीर हो गए थे, पैसा छाप छाप के अमीर हो गए थे। कैसे अमीर हुए थे अभी आप चाहें तो मैं बता सकता हूं। ठीक है, कहानी इसके पीछे। हाँ, more capital had been amassed than was needed for trade. This surplus wealth paved the way for the surplus wealth, मतलब जितना होना चाहिए उसका अधिशेष, for the transformation of the commercial capital into industrial capital, which was then used for the industrial development। ठीक है, तो यूरोपियन मर्चेंट्स ने कई सारी कॉलोनीज बनाई, और उन कॉलोनीज से वो क्या करते थे, उन कॉलोनीज से स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग फेज की बात की जा रही, 3 चरण है, इन 3 चरण में हम स्टार्टिंग फेज की बात करेंगे।
ठीक है, उस समय इंडस्ट्रियल फेज नहीं होता था, इसको ट्रेड एंड कॉमर्स का फेज कहते हैं। फर्स्ट फेज को कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स फेज कहते हैं, सेकंड फेज को इंडस्ट्रियल फेज कहते हैं, थर्ड फेज को फाइनेंशियल कैपिटलिज्म फेज कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है जिसमें यूरोपियन मर्चेंट्स ताकतवर हैं। ठीक है, यहां पर कौन ताकतवर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, यूरोपियन मर्चेंट्स के पास है। ये यूरोपियन मर्चेंट्स का फेज को कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स फेज कहा जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स फेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स फेज कहा जाता है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स फेज लगभग अगर आप देखेंगे तो 1757 से लेकर के 1813 तक। 1757 में प्लासी का जंग जीता था अंग्रेजों ने, तो वहां से हम लेते हैं भारत के संदर्भ में ट्रेड एंड कॉमर्स से। यहां पर पहले यूरोपियन मर्चेंट्स क्या करते थे, भारत से सामानों को खरीद करके अपने देश ले जा करके क्या करते थे, उसको बेचते थे। और वहां पर जब वो बेचते थे तो उनको 3 गुना 4 गुना क्या होता था, फायदा होता था उन सामानों से। जैसे कॉटन क्लोथ हो गया, सिल्क हो गया, कोई मसाले हो गए, गरम मसाले जो कि यूरोप में पाए नहीं जाते थे, वो यहाँ के व्यापारी यूरोप में मर्चेंट्स जो थे बाहर से खरीद करके अपने देश ले जाकर बेचते थे और महंगे दामों में बेचते थे, तो उनको जो प्रॉफिट होता था वो ज्यादा होता था। ठीक, समझ गया, क्लियर सभी चीजें। वर्ष 1789 की क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। कितना पेज है ये, चलिए कोई नहीं, आज की क्लास हम यही रखते हैं, ये डेमो वीडियो लेक्चर था। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की और चीजों के बारे में बात करेंगे कि और क्या कारण रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के और क्या इफेक्ट था इसका। ठीक है, वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, जो भी लोग मैं देखा सुनने, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा, सो कमेंट कीजिए और ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।